एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी। मैम बुक वैल्यू और फेस वैल्यू सेम होती है? बुक वैल्यू और फेस वैल्यू चेंज यस आ मैम। सकता है उसके अंदर। मैम बट जब आपने फेस वैल्यू कहा था आपने तब यही कहा था कि वो बुक वैल्यू ही होती है। करते हैं इसको। हाँ जी, आपका कोई डाउट है? मैम एक बार कैपिटल बजटिंग ब्रीफ में बता दो एक बार दोबारा। पहले एक बार ये बुक वैल्यू वाला खत्म करते हैं तो चलो। यहाँ से ये क्लियर हुआ कि बुक वैल्यू फॉर द शेयर होल्डर्स क्या है जो बची है। यस यस मैम। मैम वो बुक वैल्यू में तो ओनर की कैपिटल भी आ जाएगी जो मेंबर्स ने लगाई है। नहीं नहीं, वो नहीं आई ना, सिर्फ देखो आउटसाइड लाइबिलिटीज लिखा है मैंने यहाँ पे, वही तो निकाल रहे हैं। एज पर माइनस द करेगी उनको कितनी वैल्यू मिलेगी? तो शेयर होल्डर थोड़ी हुए मैम उनकी क्या हुई? कंपनी जो मैम जो कंपनी में जो कंपनी ओपन करते हैं वो भी शेयर होल्डर हुआ कंपनी का। वही तो हुआ। आपकी बैलेंस शीट कैसे बनती है? मैं टी फॉर्म में बना रही हूँ, तो कंपनी की बैलेंस शीट बहुत जेंटल बनती है। तो यहाँ पर आप लिखते हो सारी की सारी क्या एसेट्स, यहाँ क्या लिखते हो आप सारी की सारी लाइबिलिटीज। ठीक है, लाइबिलिटीज में सबसे पहले क्या पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, यानी कि सबसे पहले आती है आपकी कैपिटल से 1 लाख की कैपिटल आती है। अब ये जो कैपिटल लगाता है ना वो बंदा होता है कंपनी का मालिक, सारी कंपनी इसी की होती है। अब इस 1 लाख के बाद ये कुछ एसेट्स लेता है, मान लो इसको एसेट पसंद आ गई 1.5 लाख, अब इसने 1.5 लाख की एसेट ले ली 1,50,000, इसके पास तो 1 लाख ही था, तो या तो इसने क्रेडिट उधारी करी होगी या इसने क्या किया होगा या इसने लोन लिया होगा। ठीक है जी। अब बाहर का लोन कितना आ रहा है? 50,000 रुपए। अब घर का पैसा तो ये था, ये क्या हुआ आउटसाइड का पैसा, टोटल कर लिया, दोनों का टोटल बराबर है 1.5 लाख। ठीक है, अब हमें जानना है कि एज पर द बुक्स हमारे शेयर होल्डर्स की वैल्यू क्या है, या फिर बोलूं मैं गुडविल क्या है, या उनको कितना पैसा मिलेगा। तो जब मैंने देखा तो मैंने चेक किया कि टोटल एसेट थी मेरी कितनी 1.5 लाख की, बाहर वालों को कितना देना है 50,000, तो मेरा टोटल क्या हो गया, यहाँ पर टोटल कितना आया मेरे पास, यहाँ पर 1 लाख रुपया, जो किसकी है वैल्यू है इन कैपिटल वालों, लाइबिलिटीज की इन कैपिटल वालों। वहीं पे अगर यहाँ पर मान लो लोन और ज्यादा ले लिया और यहाँ पर एसेट्स धीरे धीरे इंक्रीज होती रहती हैं, कुछ ना कुछ पोर्शंस लगता रहता है यहाँ पर, तो जैसे एसेट और क्रेडिट के अंदर चेंज आता है ना, वहां पर क्या हो जाती है, इनकी बुक वैल्यू निकल जाती है। अब जनरली जो ये बुक वैल्यू निकलती है ना, वो वही वैल्यू निकलती है जो शेयर होल्डर्स ने कभी ना कभी इन्वेस्ट किया। ठीक है, अब जो इन्वेस्ट किया था वो हो गई इनकी बुक वैल्यू। अब बुक वैल्यू है 1 लाख रुपए, बिजनेस ग्रो हुआ धीरे धीरे, कैपिटल फंड बढ़ने लगा, यहाँ पर क्या आई, यहाँ पर मान लो रिजर्व्स आए 20,000 के रिजर्व्स आ गए। अब ये 20,000 इसमें एड ऑन हो जाएगा। अब एज पर द बुक शेयर होल्डर की कितनी वैल्यू है 1,20,000, पर शेयर की वैल्यू इंक्रीज होगी कि नहीं? यस मैम। जो शेयर पहले 10 हो सकता है 12 रुपए का हो गया, पर शेयर वैल्यू इंक्रीज हो गई। तो एज पर द बुक्स पर शेयर वैल्यू क्या निकल रही है आपकी 12 रुपए। तो जब मैंने आपको करवाया था कि फेस वैल्यू इज द बुक वैल्यू, तो फेस वैल्यू बुक वैल्यू जब मैंने आपको करवाया था, तो ये देखो अब उसी पे एग्जांपल में वापस आओ, जब आपने यहाँ पर कैपिटल डाला, मैंने आपको बोला था जो फेस वैल्यू है बुक्स के अंदर उसी के अकॉर्डिंग एंट्री आती है, मतलब 10,000 हमारे शेयर है, 10 रुपए की फेस वैल्यू है, तो टोटल हमारा आएगा 1 लाख रुपया। तो ये फेस वैल्यू क्या है, दैट वैल्यू विच इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स इन फ्रंट ऑफ इक्विटी शेयर्स, इसके कारण इसका नाम यहाँ पर मैंने आपको उस टाइम बुक वैल्यू बताया था कि बुक्स में जो वैल्यू रिकॉर्ड करी हमने उसकी वही उसकी फेस वैल्यू है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, मतलब कॉन्सेप्ट बदल जाते हैं, हर चीज में देखना पड़ता है कि ट्रांजैक्शन क्या है, तो हर ट्रांजैक्शन के लिए उसका मीनिंग बदल जाता है, तो ट्रांजैक्शन वाइज मीनिंग भी होते हैं।
तो ये आप पूछ रहे थे ना ये बुक वैल्यू मैम वाला। ये 12 कैसे लिया आपने? अरे कैलकुलेशन पे मत जाना, मैंने तो यहाँ पर ये देखा था 10,000 शेयर्स हैं 10 वाले, तो टोटल कितने हो गए थे हमारे पास? 1 लाख की हो गई थी। 1,20,000 है, 10,000 कैंसिल कर दिया, 0 12 रुपए पर शेयर बचे। समझे? ओके मैम। क्लियर है इतना? मोहित को ऐड करना मैम। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। कैपिटल बजटिंग पूछ रहे थे ना। कैपिटल बजटिंग का मतलब ये होता है कि हमने जो कैपिटल एसेट खरीदनी है उसका एस्टिमेट बना लो कि इस पे कितना खर्चा लगेगा। कैपिटल एसेट मतलब वो एसेट जिसका बेनिफिट कब मिलने वाला है, 1 ही साल में या आने वाले कई सालों में? कई सालों में। तो ऐसी कई एसेट सालों हमें कई सालों तक मिलेगा, उस पर किया गया एक्सपेंडिचर, उसका जो प्लान बना रहे हो आप वो कहाँ बनाओगे? कैपिटल बजटिंग में। ठीक है जी मानसी? यस मैम। अब ये टॉपिक कंप्लीटली आपके हो गए +2 वाले। पिया बंसल, अपना म्यूट ऑफ करो। पिया बंसल। यस मैम। तो हम लोग पढ़ेंगे अभी, नहीं अपना म्यूट ऑफ रखो थोड़ी देर के लिए, डिस्कशन करना है। पिया जी आपसे बात कर रही हूँ। यस मैम। म्यूट ऑफ मत करना, ऑन ही रखो। तो ये बताओ एसेट्स क्या होती हैं? जो भी कंपनी के रिसोर्सेज होते हैं जिनसे बेनिफिट मिलता है इकोनॉमिक, जिससे वो प्रॉफिट वगैरह कमाते हैं। ठीक है जी। तो एसेट्स क्या है? वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज जिससे कंपनी बेनिफिट ले सकती है। ठीक है। एसेट्स कितनी तरीके की हो सकती हैं हमारे पास? करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, तो- टेंजिबल, इंटेंजिबल। करंट एसेट, नॉन करंट, टेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट। अब ये मतलब क्या है इनका? करंट नॉन करंट का मतलब आप समझा दो। करंट एसेट जो 1 ईयर के बाद कैश में कन्वर्ट हो जाएगी, नॉन करंट एसेट जो आफ्टर 1 ईयर एक के मिनट बाद। भैया, जो 1 ईयर के बाद कैश में कन्वर्ट हो जाएगी या विद इन 1 ईयर जो कैश में रिसीव की जा सकती है? मैम ऐसे जो कन्वर्ट हो जाएगी कैश में आफ्टर 1 ईयर। एक एग्जांपल लेते हैं पिया, यहाँ पर एक कंपनी है क्या, एबीसी लिमिटेड। ठीक है। अब इसका काम है मैन्युफैक्चरिंग का। अब ये यहाँ पर इसने 1 जनवरी 2020 को बड़े सारे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर किए। ठीक है। अब ये मैन्युफैक्चर करती है तो वो हमारा इन्वेंट्री होता है, यानी कि स्टॉक होता है। इन्वेंट्री कहाँ आती है, करंट में या फिक्स्ड उसमें, लॉन्ग टर्म? मैम करंट में ही आती है अगर वो 1 ईयर के अंदर सेल हो जाए अगर तो। अगर नहीं, इन्वेंट्री कहाँ आएगी, करंट में या नॉन करंट? करंट। इन्वेंट्री आती है हमारी करंट में। आपने बोला कि जो 1 साल बाद कैश में कन्वर्ट हो जाए। यस मैम। ठीक है। अब 1 जनवरी 2020 को जो प्रोडक्ट बना, आज हो गई फॉर एग्जांपल हमारे पास 5 फरवरी 2021, वो प्रोडक्ट आज भी गोडाउन में पड़ा है, वो प्रोडक्ट बिका ही नहीं, किसी भी रीजन से नहीं बिका, तो क्या अब इसका स्टेटस कन्वर्ट करके करंट से नॉन करंट कर दिया जाए? नो मैम, वो तो क्लोजिंग स्टॉक में आ जाएगा फिर। क्लोजिंग स्टॉक में आ जाएगा और नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा। बट आप तो कह रहे थे जो साल खत्म होते ही, यानी कि आफ्टर 1 ईयर कैश में कन्वर्ट हो ही जाएगा, तो कैसे हो जाएगा? ये तो फिर गलत हो गया ना, करंट या नॉन करंट हो जाएगा। यस मैम। डेफिनेशन इज विच आर एक्सपेक्टेड, नॉट कंप्लीटली। मतलब जो एक्सपेक्टेशन है, अब स्टॉक है वो तो बिकेगा ही ना, एक्सपेक्टेशंस है कि विद इन द ईयर ये कन्वर्ट हो जाएगा कैश में। 100% मत लगाओ किसी भी चीज पे। ठीक है जी। अब ये Okay, क्या ma'am. हो, करंट। नॉन करंट क्या है?
जो आफ्टर 1 ईयर कैश में कन्वर्ट हो सकता है, बिल्कुल, जो आफ्टर 1 फिक्स्ड ईयर। एसेट्स। ओके, यानी कि बिफोर 1 ईयर इसको कैश में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, ऐसी वाली एसेट्स। यस मैम। अगेन एग्जांपल देते हैं, एक बिल्डिंग है, एबीसी लिमिटेड ने परचेज की है और इस बिल्डिंग में वो अपना मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस खोलना चाहती है, ठीक है। अब बिल्डिंग है, बिल्डिंग में मशीनरी है, एपीसी लिमिटेड को अचानक से बहुत पैसे की जरूरत पड़ गई, इसने इस मशीनरी को अभी खरीदा था, इसने इस मशीनरी को खरीदा था 1 जून 2021 और आज क्या तारीख हुई है, आज हुआ है 6 जुलाई 2021। इसे आज इस मशीनरी को बेचना पड़ गया, सेल कर दी इसने ये मशीनरी। अब ये जो मशीनरी इसने सेल की विद इन 1 ईयर की है, तो क्या अब इसको मैं करंट एसेट बोलूं अपना? नो मैम, मशीनरी तो नॉन करंट एसेट ही होती है। नॉन करंट ही होती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको क्या करने की जरूरत है, थोड़ा सा संभलने की जरूरत है किसको, आपके शब्दों को। क्या चीजें, अब यहाँ पर नॉन करंट एसेट्स है, मतलब नॉन करंट एसेट आर दोज एसेट्स व्हिच कैन नॉट बी इजीली रियलाइज्ड, यानी कि जिसको इजीली नहीं बेचा जा सकता। अब मशीनरी बेचेगा तो क्या इसकी बिजनेस के लिए आसान है मशीनरी को निकालना? बिल्कुल नहीं। जब मशीनरी हटेगी यहाँ से तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डिस्टर्ब होगा कि नहीं होगा? यस मैम। एसेट्स जो कि क्विकली नहीं कन्वर्ट की जा सकती कैश में, कब? जब आपको बिजनेस इंटरफेयर ना करना हो। अगर आपको करंट एसेट, नॉन करंट एसेट बेचनी है तो आपका बिजनेस डिस्टर्ब होगा ही होगा, यानी कि दीज आर वैल्यूएबल आइटम्स दैट लास्ट मोर देन 1 ईयर। तो फिक्स्ड एसेट्स वो एसेट्स है जिनको खरीदने का पर्पस क्या है कि मैं इसको कई साल तक चलाऊंगा, तो वो मेरे लिए क्या है, नॉन करंट एसेट। पता नहीं चलता ना मुसीबतें कब आ जाती है, बेचनी तो आपको कभी भी पड़ सकती है, तो इसका पर्पस क्या होगा कि ये 1 साल से ज्यादा टिके। ठीक है, क्लियर आप सबको करंट और नॉन करंट एसेट में फर्क, करंट एंड फिक्स्ड एसेट्स? यस मैम। यस मैम। चलो जी, अजय अजय जी, यस मैम। टेंजिबल इंटेंजिबल क्या होते हैं? टेंजिबल, टेंजिबल और इंटेंजिबल मैम। टेंजिबल और इंटेंजिबल, टेंजिबल पता है? नहीं पता पता था तो मैं, फिर एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। ठीक है जी, आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं। सोनिया फ्रॉम मैम पीजीएस, यस मैम। what is tangible and what is intangible in the term of asset? इंटेंजिबल मैम, इंटेंजिबल एसेट्स वो होती है मैम जिन्हें महसूस किया जा सकता है मैम, टच नहीं किया जा सकता। टेंजिबल वो होते हैं मैम जिन्हें टच किया जा सकता है। टेंजिबल वो होते हैं जो टची एसेट्स होते हैं, जिन्हें टच किया जा सकता है। बिल्कुल, जो हमारे नॉर्मल एसेट्स जो हम करंट और फिक्स्ड एसेट्स में पढ़ते आ रही हैं, वो सब क्या है, हमारी टेंजिबल एसेट्स के अंदर ज्यादातर कवर होती है। उन्हें छू सकते हैं, उन्हें फील कर सकते हैं। लेकिन इनटेंजिबल एसेट क्या हो सकती है, वो सिर्फ दिमाग में आती है, मतलब हम उसे समझ सकते हैं, हमें पता है ऐसा कुछ होता है, बट हम उसे छू नहीं सकते, हम पकड़ नहीं सकते उसको। जैसे कि आपकी रेसिपीज, मैगी की जो रेसिपी है वो क्या है, टेंजिबल या इनटेंजिबल? इंटेंजिबल। इंटेंजिबल। अब सृष्टि की जो आर्ट है बहुत अच्छी है, मान लेते हैं सृष्टि जो है एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। अब ये आर्टिस्ट जो है वो सृष्टि की कैसी एसेट्स है, टेंजिबल या इनटेंजिबल? इंटेंजिबल है मैम। आर्ट छू सकते हो आप? नो मैम।
No, जो ma'am. ऐसी चीजें होती हैं जिसे हम छू नहीं सकते। अब रेसिपीज को अगर हम बिजनेस के टर्म्स में बोले तो नो हाउ हो सकता है, कोई नया फॉर्मूला हो सकता है। जैसे कि एक मैगी की रेसिपी, वो मैगी में ही आता है फ्लेवर, किसी और में क्यों नहीं आता? मैगी उसकी रेसिपी बेचता क्यों नहीं बेचता? बेचेगा तो वो क्या कमाएगा? तो ये मैगी की रेसिपी का इसने क्या करवाया हुआ है? कॉपीराइट करवाया हुआ है। तो आप किसी भी रेसिपी का पेटेंट करवा सकते हैं, कॉपीराइट करवा सकते हैं। तो अब कोई चीज जो हमारी पर्टिकुलर स्पेसिफाइड है उसको या तो हम पेटेंट करवा लेते हैं या हम करवा लेते हैं उसका कॉपीराइट। अलग अलग चीजों के लिए यूज होता है, यहाँ पर नहीं पड़ेगी पेटेंट किसके लिए और कॉपीराइट किसके लिए। बट ये चीजें ऐसी हैं, हमें पता है कि सिक्योर्ड है, हमें पता है कि हमारी राइट है। अगर किसी ने हमारी बनाई हुई चीज को यूज कर लिया तो हम उसको जेल में भी डलवा सकते हैं, इतनी पावर रखती है ये एसेट। फिर भी हम इसे छू नहीं सकते। तो ये एसेट क्या है? हमारी इनटेंजिबल एसेट्स है। अच्छा, एक ट्रेडमार्क होता है, पता है ट्रेडमार्क क्या होता है? यस मैम। यस मैम। क्या Yes, होता है? ma'am. जो जो ब्रांड रजिस्टर निशान होता होता है है, ब्रांड का निशान होता है मैम, कोई भी मैम उसका रजिस्टर कोई और उसको यूज नहीं कर सकता मैम। कोई उसकी भी पहचान के मार्क लिए होता है जो मैम। आपने ट्रेडिंग के लिए यूज किया, यानी कि जिस भी शब्द को, किसी भी मार्क को, तो मार्क के अंदर इंक्लूड है आपका क्या? वर्ड्स, सिंबल, लोगो, सिंबल सिंबल, मैम। साइन, नेम, और लाइंस होती है ना, टैग लाइंस, उसका भी ट्रेडमार्क करवा सकते हो। टैगलाइन। इस तरह की कोई भी चीज होती है आपकी जो आप अपने ट्रेड के लिए यूज करते हो, जैसे कि वो लक्स का सिंबल है या फिर आप पेप्सी, तो ये सब चीजें क्या है? ये सब आपके ट्रेडमार्क। ठीक है, अब ट्रेडमार्क में आप कुछ भी चीजें रजिस्टर करवा सकते हो। अच्छा, एक बोतल है लिम्का की, अगर मैं उस पे से लिम्का का रेपर हटा दूं, क्या पहचान लोगे कि वो बोतल लिम्का की है? नो मैम, नो मैम। उसकी जैसी पहचान और भी लोगे? आती है मैम। शेप होती है उसकी ऐसे ऐसे कुछ, जो उसी की हो, मतलब हर एक बोतल की ना स्पेसिफाइड शेप बदल होती है। गई मैम। जैसे कोक की Yes, शेप ma'am. होती है वो अलग होती है। यस मैम। डव की शेप, डव साबुन है जो पेप्सी की हर भी अलग साबुन से होती है। क्या कह रहे हो? पेप्सी की भी शेप मैम अलग होती है और कोक की अलग होती है मैम, अगर उनकी देखें होती तो। है। तो हर एक चीज की शेप से भी आप उसको डिफाइन कर सकते हो, तो उन शेप को भी आप रजिस्टर करवा सकते हो। जब इन चीजों को आप रजिस्टर करवाते हो तो वो चीजें क्या हो जाती हैं आपकी? वो चीजें आपकी बन जाती हैं इनटेंजिबल एसेट्स। सो इनटेंजिबल एसेट क्या है? ट्रेडमार्क और ब्रांड मार्क डिफरेंट होता है क्या? ट्रेडमार्क तो आपने रजिस्टर करवा लिया, वो सेम भी हो सकते हैं। आपने अपना जो नाम है उसको ब्रांड वैल्यू भी बनाया है। ट्रेडमार्क कॉन्सेप्ट अलग है, ब्रांड कॉन्सेप्ट अलग है। ब्रांड कुछ नहीं है, ब्रांड हमारा जो रेगुलर यूज होता रहता है ना। फॉर एग्जाम्पल, मैंने सिंदूरी लिमिटेड का ट्रेडमार्क लिया हुआ है। अब सिंदूरी कोई ब्रांड थोड़ी है, लोग जानते ही नहीं उसको। ट्रेडमार्क किसी भी चीज का ले सकते हो आप, किसी भी नाम का, उसको ब्रांड बनाने में टाइम लगता है। ओके मैम, ब्रांड फेमस होती है ना? है हमारा ब्रांड भी। World wide. नेक्स्ट मार्केट टर्मिनोलॉजीज के अंदर की ब्रांड क्या होता है? ओके। चलो जी। सो इनटेंजिबल एसेट्स कौन सी एसेट्स हैं? जिनका पेटेंट हो सकता है, कॉपीराइट होती हैं, ट्रेडमार्क होती हैं, अदर काइंड्स ऑफ राइट, यानी कि बेसिकली आपको राइट्स मिलते हैं। जब किसी चीज का आपको अधिकार मिले तो वो आपकी बन जाती है इनटेंजिबल एसेट। चलो जी, एसेट्स के तीनों टाइप क्लियर हमारे पास। कौन कौन सी एसेट्स हो सकती है, क्या हो सकती है ये? यस मैम। क्या होता है? एक्सचेंज रेट। बता दो। मैम, जिस डेट पे करेंसी एक्सचेंज होती है। जिस रेट पे करेंसीज एक्सचेंज हो सके उस रेट को बोला जाता है एक्सचेंज रेट। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइज। डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन दोनों सेम काम करते हैं। पढ़ा है दोनों को आप लोगों ने प्लस वन प्लस टू? यस मैम। यस मैम। वैल्यू घटाते हैं डेप्रिसिएशन मैम कौन सी एसेट्स पे लगता है? Tangible. यस मैम। सेट पे मैम। और अमोर्टाइजेशन? Intangible. इंटेंजिबल मैम। डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन में हम क्या करते हैं? जो हमने ऑलरेडी खर्चा कर चुके हैं, यानी कि पूरी एसेट के खर्चे को
हम कुछ सालों के अंदर स्प्रेड कर लेते हैं। से हमने कोई मशीनरी लगाई है, अब वो मशीनरी 10 साल तक यूज होगी, उस मशीनरी की कंप्लीट वैल्यू डिवाइडेड बाय 10, हर साल उतना उतना डेप्रिसिएशन हम P&L से चार्ज कर लेंगे। सेम एज अमोर्टाइजेशन में कर लेंगे। किसी भी चीज के लिए अगर हमने, किसी भी इंटेंजिबल एसेट्स के लिए हमने खर्चा किया है, उसकी लाइफ निकाल लो कि ये कब तक काम आएगा हमें, और उस लाइफ को आप माइनस कर दो, डिवाइड कर दो। जैसे कि इफ समथिंग कॉस्ट ₹1 lakh इज टू बी अमोर्टाइज्ड ओवर 10 ईयर, यानी कि 1 लाख रुपए की एसेट है और अगले 10 साल काम आने वाली है, तो आपका पर ईयर कितना अमोर्टाइजेशन होगा, कितना राइट ऑफ होगा, 10,000। So intangible assets such as patents and trademark are amortized into profit and loss account. Depreciation हो या amortization, दोनों के दोनों P&L में चार्ज होते हैं। आर्बिट्रेज हो गया था हमारा। आर्बिट्रेज हो गया। यस मैम किया, यस मैम किया था। सावन अपना माइक ऑफ कर लो। क्या होता है एजेंट? ब्रोकरेज जो में किसी बीच के का भी आप मिडलमैन। सिक्योरिटीज का सेलिंग में हेल्प करता है मैम। मार्केट वेरिएशन से प्रॉफिट कमाना। तो खुद लायबल नहीं होता, प्रिंसिपल को लायबल करते हैं। क्या करना चिंटू? जो उसके बिहाफ पे काम करता है मैम। यस मैम। जो किसी और के बिहाफ पर काम करता है उसे एजेंट बोला जाता है। अब क्या हुआ, मैंने आपको बोला कि जाओ सामने वाली शॉप से कोई सामान लिया और उसको बोल देना कि मैम ने मंगवाया है। तो जब आप जाओगे तो सामने वाले शॉप को क्या लगेगा, आप मेरे क्या हो, एजेंट हो, क्यों आप मेरे बिहाफ पर काम कर रहे हो। तो जब मैं आपको अपने बिहाफ पर काम करने की पावर देती हूँ तो मैं आपको अपना एजेंट बनाती हूँ। चलिए जी, नेक्स्ट है हमारे पास एन्युटी ड्यू एंड एन्युटी। एन्युटी का मतलब होता है किस्तें। किश्तों में जब आप पेमेंट करते हो तो उसको बोला जाता है एन्युटी। जनरली ये वर्ड इंश्योरेंस मार्केट के साथ लगा होता है। एन्युटी और कम्युनिटी ऐसा कुछ। क्या बोल रहे हो मैम? अभी ये शेयर्स के लिए यूज हो रहा है क्या? ये नॉर्मल फाइनेंस टर्मिनोलॉजी है, शेयर्स के लिए पर्टिकुलर यूज नहीं होगा। सो एन्युटी इज अ वर्ड जिसका मतलब क्या है, आप कुछ चीजें किश्तों में पेमेंट कर रहे हो, कोई अमाउंट किश्तों में। जनरली इंश्योरेंस का पेमेंट होता है किश्तों में, लाइक मंथली या हाफ ईयरली या ईयरली उनकी इंस्टॉलमेंट्स जाती हैं, तो वो क्या है, एन्युटी जाती है। यानी कि अ सीरीज ऑफ पेमेंट ऑफ एन इक्वल अमाउंट एट फिक्स्ड इंटरवल, कि हर 3 महीने आपको 5,000 रुपए जमा कराने होंगे। तो मैंने आपकी क्या बना दी, किश्तें बना दी, या मैंने आपकी एन्युटी क्रिएट कर दी फॉर अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ पीरियड्स। कब तक जमा करानी है, अगले 15 साल तक, अगले 20 साल तक। इसीलिए जनरली ये टर्म कहाँ यूज होता है, इंश्योरेंस मार्केट में। वही ऐसा करते हैं ना कि ये इंश्योरेंस ले लो, हर महीने इतना जमा करा देना, या हर 6 महीने में इतना जमा करा देना, तो वो क्या बनाते हैं, हमारी एन्युटी बनाते हैं। अब एन्युटी ड्यू कब होगी, जब आपको पेमेंट करनी है, से महीने की पहली तारीख को आपको किश्त देनी होती है, तो आपकी ड्यू कब हो गई, महीने की पहली तारीख को। सो एन एन्युटी हुज पेमेंट occurs एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड। तो महीने की 1 तारीख को मेरी एन्युटी ड्यू हो गई, उस दिन मुझे पेमेंट करना होगा। क्लियर? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। क्या है हमारे पास, एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन मतलब तारीफें मिलना नॉर्मल वर्ड्स में, और बिजनेस वर्ड्स में क्या हुआ, एप्रिसिएशन मतलब कोई चीज कम वैल्यू उसको बढ़ा दिया जाए। आपने कल एक एसेट खरीदी 5 लाख की, आज उसकी वैल्यू अगर 7 लाख रुपए हो गई तो वैल्यू इंक्रीज हुई बाय 2 लाख, तो आपकी एसेट्स में 2 लाख का क्या हुआ, एप्रिसिएशन। क्लियर ना? यस मैम। चलो जी, नेक्स्ट क्या है, बैलेंस शीट। क्या होती है बैलेंस शीट? मैम जो कंपनी फाइनेंशियल पोजीशन बताती सर लायबिलिटी रिकॉर्ड कर रही है। फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट। चलो जी, बैलेंस शीट पहले तो ये बताओ, एज ऑन डेट बनती है या फॉर द ईयर? एज ऑन डेट एज ऑन डेट बनती है मैम। एज ऑन डेट। एज ऑन डेट बनती है सर। एज ऑन डेट। तो बैलेंस शीट का मतलब क्या हुआ, एज ऑन डेट क्या बताएगी, आपका बैलेंस बताएगी कि आप कितने पानी में हो, कि आपका जो बिजनेस है वो ग्रो कर रहा है या बिजनेस लॉस में जा रहा है। जब आप बड़े हो जाओगे मतलब जब आप इंटर या प्रोफेशनल में चले जाओगे, तब
आप इन चीजों को पढ़ोगे, हर काम करने के लिए आपको बैलेंस शीट बनवानी पड़ेगी। अगर आप मार्केट में नए शेयर इश्यू कर रहे हो तो सेबी बोलेगा बैलेंस शीट लेके आओ। आप कोई भी काम करोगे तो सेबी क्या बोलेगा, बैलेंस शीट लेकर आओ। मतलब कोई भी फाइनेंशियल रिलेटेड। एक बार माइक म्यूट करा दो मैम, पीछे आवाज आ रही है। किसका ये अपने आप कर लिया करो माइक ऑफ। चलो, तो बैलेंस शीट क्या बोलता है, बैलेंस शीट बोलता है कि उस डेट पे मेरा क्या बैलेंस है, मैं कितना पानी हूँ। कोई भी काम करने के लिए आपको बैलेंस शीट चाहिए होती है, तो आप किसी भी डेट की बैलेंस शीट बना देते हो। जो जनरल बैलेंस शीट बनती है वो क्या बनती है, क्वार्टरली बनती है कंपनीज में जो बनती है, फिर हाफ ईयरली बनती है, हाफ ईयरली, फिर ईयरली बनती है। ठीक है, ईयरली। ये तो फिक्स्ड फॉर्मेट है, ये तो बनेगी ही बनेगी। क्वार्टरली साल में बनेगी कितनी बार, 4 4 बार मैम। हाफ ईयर की एक ही बार बनाई जाती है, उसके बाद फिर वो फुल ईयर की बन जाती है। ठीक है, क्वार्टरली आपकी चारों क्वार्टर्स की अलग अलग बनती है। चलो जी, ये आपकी क्वार्टरली एनुअल रिपोर्ट्स बन गई, आपकी बैलेंस शीट बन गई। तो ये जब बनेगी ना तो एज ऑन द डेट ऑफ क्वार्टर बनेगी। जैसे कि अप्रैल मई जून, तो एज ऑन 30 जून ही बनेगी वो। तो 30 जून तक जो भी ट्रांजैक्शन करी होंगी वो सारी आएंगी। अच्छा एक बात बताओ, बैलेंस शीट में क्या पुरानी एसेट्स भी आएंगी? कोई एसेट मैंने 1960 में परचेज की थी और आज भी कंपनी के पास है, तो क्या वो बैलेंस शीट में दिखेगी? यस मैम, अगर उसकी Yes, डेट ma'am. रिटन ऑफ नहीं हुई Yes, है। ma'am. तक वो खत्म ना हुई हो। बैलेंस शीट में क्या करता है, बैलेंस शीट में कंप्लीट फाइनेंशियल पोजीशन बताएगा एट अ सिंगल स्पेसिफाइड टाइम। सिंगल स्पेसिफाइड टाइम मतलब जिस दिन बता रहे हो उस दिन तक की सारा चिट्ठा निकाल लाएगा कि अब तक कंपनी के पास क्या है। ओपन द क्लोज ऑफ बिजनेस ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ, क्वार्टर और ईयर, यानी कि लास्ट डे ऑफ द मंथ मंथली भी बन सकती है, क्वार्टरली भी बन सकती है, ईयरली भी बन सकती है। The balance sheet normally lists on all assets on the left side or top, while liabilities capital are listed on the right side or the bottom. फॉर्मेट्स तो किए होंगे आपने बैलेंस शीट के। यस मैम। यस मैम। या तो इधर लाइबिलिटीज, इधर एसेट्स, यस मैम। या फिर लाइबिलिटीज और इस तरह से बनता है। आजकल कौन से फॉर्मेट से बनता है अकाउंट्स, इससे या इससे? सेकंड वन से मैम। हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल ई से बनते हैं। चलिए जी, बैलेंस शीट नक्की हमारी क्लियर हो गया। अगला क्या है हमारे पास, ऑडिट। अब बैलेंस शीट बना ली, अब असली काम आएगा आप लोगों का। क्या? अब इस बैलेंस शीट की आप जाके चेकिंग करके आओगे कि बंदों ने बैलेंस शीट सही बनाई है या नहीं बनाई, किसी कंपनी ने घपला तो नहीं किया, क्या जो लाइबिलिटीज आनी थी जितनी उतनी ही लिखी है। ऐसा तो नहीं 100 की लाइबिलिटीज है और 150 दिखा रखे हैं, बाकी पैसे खप कर गया वो, घुमा गया वो, तो ऐसा तो नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑडिट का मतलब होता है किसी भी चीज की जांच करना। केयरफुल रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू वेरीफाई देयर एक्यूरेसी, यानी कि आप रिव्यू करोगे किसको, फाइनेंशियल रिकॉर्ड को। किसके फाइनेंशियल रिकॉर्ड? ऑर्गेनाइजेशन के, ताकि उनकी क्या चेक की जा सके, एक्यूरेसी। चलो जी, लास्ट टॉपिक है हमारी फाइनेंस टर्मिनोलॉजीज का, उसके बाद ये खत्म हो जाएंगे, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी स्टार्ट हो जाएंगी। कॉल, कॉल क्या होता है? मैम फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल होती है जो कंपनी बुलाती है शेयर्स के टाइम पर। बिल्कुल, पैसे मंगवाना लोगों से। ऐसे मंगाना, सही बात है, सही, बढ़िया एग्जांपल है। So the demand by a company or any other issuer of company for share of payment of shares, यानी कि कंपनी को, लोगों को आपने शेयर्स बांटे, आधा पेमेंट किया था, बाकी के पैसे भी तो हम क्या करेंगे, मनी कॉल करेंगे। सो इट मे बी द डिमांड फॉर फुल पेमेंट, हम लोग फुली पेमेंट भी मंगवा सकते हैं और हाफ पेमेंट भी, देखेंगे कि क्या है और क्या नहीं। ठीक है, इट मे alternatively be the demand for further payment when total amount is payable by the installment. A call by a company shouldn't be confused with call option. तो कॉल को कॉल ऑप्शन से तो कंफ्यूज नहीं कर रहे ना आप लोगों को, तो क्लियर है, कॉल अलग चीज होती है और कॉल ऑप्शन अलग चीज होती है। यस मैम। ये टर्मिनोलॉजी में तो नहीं है कॉल। यस मैम, इसमें नहीं अरे है। वो एक है ना आपका बिजनेस रिस्क लिखा हुआ है शायद, बिजनेस रिस्क के नीचे ना, बिजनेस बिजनेस डे के नीचे। बिजनेस के नीचे। हाँ, तो वो आपके आईसीआई ने बोल्ड नहीं किया हुआ, उसको बोल्ड करना भूल चुके हैं ये लोग।
ठीक है जी, चलो जी। अब किसी ने पूछा था मुझसे बियरर डॉक्यूमेंट बता दो। यस मैम। मैम ये कॉल रिपीट कर दो एक बार। कर देती हूँ। ये 100 रुपए का नोट किसका है? यहाँ पर 100 रुपए के नोट पे नाम लिखा होगा कि ये नोट अनु का है, ऐसा ही होता है ना? नो मैम। हर No, पत्ते पे ma'am. नाम आता है, हर नाम नोट थोड़ी पे नाम लिखा लिख कर था। आता है कि नोट किसका होगा। नहीं लिखा, नो ऐसा नहीं, कोई नाम नहीं लिख के आएगा। तो ये नोट कैसा हुआ? ये बियरेबल हुआ। मतलब अगर मान लो अनु के हाथ से नोट गिर के कहीं पे नोट कहीं गिर गया और रमन को मिल गया, अब ये नोट किसका है, अनु का या रमन का? रमन का है मैम। रमन का मैम। रमन का मैम। क्योंकि किसी का नाम तो है नहीं, जिसके हाथ में लग गया उसी का हो गया, तो वो होते हैं हमारे क्या, बियरेबल इंस्ट्रूमेंट। तो ऐसे सर्टिफिकेट्स, ऐसे बॉन्ड्स या ऐसे शेयर जिस पर किसी का नाम ना लिखा हो, तो वो इंस्ट्रूमेंट क्या होंगे, हमारे बियरेबल इंस्ट्रूमेंट। और अगर किसी का नाम लिखा है तो वो क्या हो गए, हमारे रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट। क्लियर? यस मैम। यस मैम। चलो जी। कोल, कोल का सिंपल सा मीनिंग वही है, +1 +2 में अकाउंट्स पढ़ी थी, इश्यू ऑफ शेयर वाला चैप्टर। आज कंपनी ने 10,000 शेयर्स निकाल दिए, 10,000 के शेयर मार्केट में क्या किए, इशू कर दिए। तो जब मार्केट में 10,000 के शेयर आपने इशू कर दिए, तो सारी पेमेंट इकट्ठी मंगवाते थे या कुछ उससे मंगवाते थे? लिखा होता था 10,000 के शेयर हैं, 10 रुपए वाले, एप्लीकेशन के टाइम पे 2 रुपए देने हैं, और उसके टाइम पर अलॉटमेंट के टाइम देने हैं, फिर 2 रुपए देने हैं, 3 रुपए देने हैं। तो ये दोनों को पैसे को क्या बोला जाता था, कोल मनी। यानी कि जब कोल होगी तो इतने पैसे देने पड़ेंगे, जब मांगे जाएंगे तो इतने पैसे देने पड़ेंगे। तो कोल वो वर्ड है जो ऑथराइज करता है कंपनी को कि भाई तू पैसे मांग, सामने वाला पैसे देगा, चाहे तो पूरी पेमेंट मांग, चाहे आधी मांग, जो तेरे को सही लगे वैसे मांग। कई कई कंपनीज में आपने पढ़ा होगा कि फर्स्ट कॉल में ही सारी पेमेंट हो जाती थी, कई कई कंपनीज का पढ़ा होगा कि सेकंड कॉल भी होती थी, आधी पेमेंट फर्स्ट में और आधी पेमेंट सेकंड में। पढ़ा था ऐसा? यस मैम। यस मैम। यस मैम। बस ये वही है। चलो जी, फटाफट अटेंडेंस कर ले, अटेंडेंस नहीं होगी आपकी काफी टाइम से। मैम कैपिटल गेन यील्ड बताना। कैपिटल गेन, कैपिटल गेन पे जो प्रॉफिट हुआ आपकी कैपिटल एसेट है 10,000 रुपए, ठीक है, आज ही परचेज करी थी, किसी ने बोला 12,000 में मुझे देगा, आपने बेच दी, 2,000 का आपको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब ये प्रॉफिट किस पे हुआ है, कैपिटल एसेट पे, तो इसको बोलेंगे हम क्या, कैपिटल प्रॉफिट। प्रॉफिट को गेन भी बोला जा सकता है, तो ये क्या हो गया आपका, कैपिटल गेन हो गया। अब सिर्फ कैपिटल गेन तो क्या हो गया, आपकी मॉनेटरी टर्म्स में है। अब इसको परसेंटेज में निकालना हो तो क्या हुआ, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू ऑफ द एसेट इनटू में 100। अब यहां से जो हमारा निकलेगा 20% प्रॉफिट हो गया, वो कैसे निकला, वो यहां से निकला कैपिटल गेन यील्ड से, कि टोटल कितने % का प्रॉफिट हमने कमा लिया। क्लियर? यस मैम। मैम हाँ जी। बुक में तो और भी टर्मिनोलॉजी है इसकी अभी। आगे जो है फाइनेंस टर्मिनोलॉजीज है ना, मार्केटिंग टर्मिनोलॉजीज करेंगे, वो एक तरह की टर्मिनोलॉजीज खत्म हो चुकी है। अब नेक्स्ट नो मैम, इसमें और भी है अभी। कौन सी रह गई? Yes, ma'am. म्यूचुअल फंड वगैरह Yield, और yield to फाइनेंशियल call. इंस्ट्रूमेंट। Yield to call. बॉन्ड मैम। यील्ड। म्यूचुअल फंड, मनी मार्केट। एक जीरो मिनट, कूपन बॉन्ड मैम। एक मिनट। Financial instrument, financial intermediary. गवर्नमेंट बॉन्ड्स। गवर्नमेंट Yes, बॉन्ड तो कर चुके हैं हम लोग, Holding period. चलो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी कर लेंगे, म्यूचुअल फंड। वो भी कर लेंगे। और बोलो, थोड़ी बहुत बची होंगी, 7-8 आपकी अगर बची हैं तो यस यस मैम। मैम। कोई दिक्कत नहीं है, वो भी कर लेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। इसमें बताओ कोई टॉपिक पेंडिंग है, कुछ छूट गया या कुछ नहीं समझ में आया? मैम इक्विटी और नेट वर्थ है, वो बता दो मैम। क्या क्या?
इक्विटी और नेटवर्थ एक दे रखा है मैम, उसके अंदर मॉड्यूल के अंदर लाइन समझ में नहीं आई मैम। इक्विटी वाला यस मैम। कौन सा नहीं समझ में आया? पीछे है मैम, इससे पीछे। इक्विटी नेटवर्क तो यही है। हाँ यही मैम, यही। The capital supplied by common stockholders, यानी कि common stock paid up in capital, retained earning and occasionally certain reserves. The equity is common equity plus preferred stock. क्या बोलता है यहाँ पर? इसने टर्म लिया इक्विटी, बट एक्चुअली ये इक्विटी की बात नहीं करना चाहता, इक्विटी शेयर कैपिटल की बात नहीं करना चाहता, ये नेटवर्थ की बात करना चाहता है, कंपनी की नेटवर्थ। तो कंपनी की नेटवर्थ के अंदर क्या आती है? इक्विटी कैपिटल भी आती है, प्रेफरेंस कैपिटल भी आती है, कंपनी के रिजर्व्स भी आती हैं, कंपनी की एडिशनल जो भी प्रॉफिट अर्न करती है वो सब आता है इसमें। अब कितनी कैपिटल आएगी? जितना पेड अप कैपिटल है। प्रेफरेंस का कितना कैपिटल आएगा? जितना आपका पेड अप कैपिटल है। रिजर्व कितना आएगा? जितना भी आपने कमाया है, जितना भी आपने इकट्ठा करके रखा हुआ है इन द बैलेंस शीट, वो सारा का सारा आपका नेटवर्थ का पार्ट है। उसको इक्विटी को मैम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी भी तो आता है ना नेटवर्थ में, तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी मैम। आपने अगर बैलेंस शीट डिबेंचर्स ध्यान वगैरह। से पढ़ी होगी, आपने अगर बैलेंस शीट ध्यान से पढ़ी होगी तो बैलेंस शीट के अंदर हेड्स बने होते हैं। सबसे पहले आता है आपका कैपिटल, कैपिटल को नेटवर्थ भी बोलते हैं। अब इसके अंदर पूरा रिजर्व्स तक होता है। उसके बाद आती है आपके लॉन्ग आउटसाइड लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज के अंदर आते हैं आपके डिबेंचर्स, क्योंकि वो आपको रीपे करने होते हैं, वो आपका कैपिटल का पार्ट नहीं है, वो आपकी बोरोड मनी है जिसके ऊपर आपको कंपल्सरली इंटरेस्ट देना पड़ेगा। वो लाइबिलिटीज के अंदर जाते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। वैसे यहाँ पर करंट एसेट और आपकी नॉन करंट एसेट, और अगर इंटेंजिबल एसेट है तो उसका भी एक हेड बना लो, और यहाँ पर टोटल आ जाता है। तो नेटवर्थ के अंदर सिर्फ ये वाला पोर्शन आता है, बाकी पोर्शन नहीं आते कैपिटल। लाइबिलिटी साइड के मतलब सारे पोर्शंस नहीं आएंगे, ठीक है मैम? ये कॉमन स्टॉक होल्डर का इक्विटी शेयर होल्डर है क्या मैम? ये कॉमन स्टॉक होल्डर इक्विटी शेयर होल्डर्स। ओके मैम। मैम जो वेंचर कैपिटल होती है, वेंचर आपके बोरोड फंड होते हैं, बोरोड कैपिटल होती है, तो बोरोइंग्स में आती है। मैम वो डिबेंचर में एक बार वो लाइन दे रखी है बुक में, वो बताना एक बार। क्या चीज? इट इज अ जर्नल क्रेडिट वर्दीनेस, ऐसा कुछ है मैम। डिबेंचर्स आर डेट Rejoin ओनली बाय करना है? जर्नल क्रेडिट वर्दीनेस। मीटिंग एंड होने वाली है मैम। हाँ, रिजॉइन करना है आपको। क्या कह रहे हो आप? क्रेडिट वर्दीनेस वाला? यस, ये पूरी लाइन बता दो मैम एक बार। Ventures are backed only by the general credit worthiness and reputation. उधार में पैसा किसको मिलेगा? जिसकी मार्केट में रेपुटेशन अच्छी है या गंदी है। अब शुभम है, पैसे ले जाता है, वापस करता नहीं, तो इसकी क्रेडिट वर्दीनेस 0 है, मतलब इसको उधार पर पैसा दिया, मतलब पैसा डूब गया। क्रेडिट वर्दीनेस, क्रेडिट दिए हुए पैसे की कोई वैल्यू बची या नहीं बची, उसको बोलते हैं क्रेडिट वर्दीनेस। शुभम की मार्केट में रेपुटेशन क्या है? शुभम भाई बहुत अच्छा इंसान है, मार्केट में हर कोई इसकी इज्जत करता है, तो इसको कोई कितना भी रुपया दे देगा, क्योंकि इसके ऊपर सबको क्या है? ट्रस्ट है। तो इसकी क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी है, रेपुटेशन अच्छी है, तो पैसा उसी को लोन पर मिलेगा जिसकी क्रेडिट वर्दीनेस और रेपुटेशन अच्छी हो। यही लिखा हुआ है इसके अंदर, ठीक है। चलो जी, मीटिंग खत्म कर रहे हैं और फटाफट से रिजॉइन करो इसे।